मेरी बेटी ने जिद लगा रखी थी कि शादी करूंगी तो घर के नौकर से ही करूंगी। उसकी जिद के आगे हार मानकर मैंने उसकी शादी अपने घर के नौकर से कर दी। मगर अभी तो शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और मेरे नौकर की हालत अधमरी सी हो गई थी। जब भी मैं उसे इस बारे में कुछ पूछता तो अपना सर झुका लेता। अब मुझे शक होने लगा था, इसलिए एक रात मैं अपने नौकर के कपड़े पहनकर अपनी बेटी के कमरे में सो गया और कुछ देर बाद जो हुआ, मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे साथ। मैं तो अपनी बेटी की इस शर्त से तंग आ चुका था कि मैं जब भी उससे रिश्ते की बात करता तो वह बहुत ही गुस्सा हो जाती थी। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा और होनहार लड़का देख लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी ने मुझे कहा, पापा, मुझे अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का नहीं चाहिए। मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ हमारे घर के नौकर से ही करूंगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी बेटी मेरे साथ मजाक कर रही है, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया तो मैंने उस लड़के की तस्वीर अपनी बेटी को दिखाई, तो वह कहने लगी, पापा, क्या यह हमारे घर का नौकर बनेगा? उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और अपनी बेटी से कहा, नहीं अनन्या, यह लड़का तो बहुत ही ऊंचे खानदान से है और इनका अपना खुद का बिजनेस है। मेरी बेटी ने गुस्से में आकर कहा, पापा, तो फिर आप अपना और मेरा वक्त खराब मत करिए। जब मैंने कह दिया कि मुझे सिर्फ हमारे घर के नौकर से ही शादी करनी है, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? यह सुनकर मैं तो चौंक ही गया था कि क्या सच में मेरी बेटी की यही मर्जी थी। मैंने उसे कहा, अनन्या, ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम्हें हमारे घर के नौकर से ही शादी करनी है? जब अनन्या ने कहा, पापा, मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती हूँ, पर आप इतना जिद कर रहे हैं इसलिए मैं मान गई हूँ, पर एक ही शर्त पर कि जब मैं शादी करूँगी तो हमारे घर के नौकर से ही करूँगी। मैं अजीब सी परेशानी में पड़ गया था, क्योंकि मैं अनन्या को बचपन से ही जानता था कि वह शुरू से ही बहुत जिद्दी थी। हर वक्त गहरी सोच में डूबी रहती और अपने काम से काम रखने वालों में से थी। उसने तो कभी बेवजह हंसी मजाक भी नहीं किया था, इसलिए मैं अच्छे तरीके से जानता था कि वह मजाक नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी हर बात पत्थर की लकीर होती थी। एक बार फिर मैंने उसे समझाते हुए कहा, अनन्या, अगर तुम अभी शादी नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, पर घर के नौकर से ही शादी क्यों? तब उसने कहा, पापा, क्यों नौकर इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है, मगर तुम अच्छी तरह जानती हो कि अगर मैं तुम्हारी शादी नौकर से करवा दी तो लोग हम दोनों का मजाक बनाएंगे और कहेंगे कि अनन्या में ना जाने ऐसी कौन सी कमी थी जो मैंने तुम्हारी शादी नौकर से करवा दी। तब मेरी बेटी कहने लगी, पापा, मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की है और मुझे लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं शादी करूंगी तो घर के नौकर से ही करूंगी। अब तो मैंने भी अपनी बेटी की जिद के आगे हार मान ली थी, मगर सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि ये बात मैं अपने नौकर से करूंगा तो कैसे? और सबसे बड़ी परेशानी तो यह थी कि अगर उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया तो? खैर, अब तो मैंने अनन्या के इस फैसले को मान लिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि अनन्या का घर जल्दी से जल्दी बस जाए, क्योंकि मुझे मेरी छोटी बेटी शिवन्या के बारे में भी तो सोचना था। जब तक अनन्या की शादी नहीं हो जाती, मैं शिवन्या की शादी भी तो नहीं करवा सकता था। मैं चाहता था कि जब तक शिवन्या की पढ़ाई पूरी हो उससे पहले अनन्या की शादी हो जाए, ताकि मैं अपनी छोटी बेटी शिवन्या के लिए भी कोई अच्छा लड़का तलाश कर सकूं। मैं तो बस इतना चाहता था कि जीते जी मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करवाकर उन्हें अपने हाथों से विदा कर सकूं। एक ये भी वजह थी कि मेरी उम्र अब धीरे धीरे ढल रही थी और मुझसे अब कारोबार भी नहीं संभाले जा रहा था। लेकिन मुझे अपने कारोबार की तो कोई फिक्र ही नहीं थी, क्योंकि अपनी पढ़ाई पूरी होते ही अनन्या ने कारोबार को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। मैं तो चाहता था कि शिवन्या भी अपनी पढ़ाई पूरी करके घर और कारोबार संभालने में अनन्या का साथ दे, लेकिन शिवन्या को कारोबार संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बचपन से ही डॉक्टर बनने की चाहत थी। मैंने आज तक कभी अपनी बेटियों पर अपना फैसला नहीं थोपा था। उन दोनों को पूरी आज़ादी थी कि वो अपना कैरियर खुद चुने। जब अनन्या 7 साल की थी और शिवन्या 1 साल की थी, तब उनकी माँ मुझे और अपनी दोनों बेटियों को छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर ली। उसके बाद लौटकर कभी अपनी बेटियों को भी देखने नहीं आई। उस वक्त मेरी उम्र बहुत ही कम थी,
इसलिए लोगों ने मुझे सलाह दी कि मैं दूसरी शादी करके अपना घर बसा लूं। लेकिन मैं अपनी बेटियों की वजह से ये कदम ना उठा सका। अपनी औलाद तो हर इंसान को प्यारी होती है, मगर मुझे अपनी दोनों बेटियों से इतना प्यार था कि मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता था। और यही वजह थी जो आज मैं अपनी बेटी की शादी नौकर से करवाने को भी राजी हो गया था। लेकिन उस वक्त जब भी कोई मुझसे कहता कि तुम दूसरी शादी कर लो, तो मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता कि जब मेरी पहली पत्नी, जो कि मेरी बेटियों की सगी माँ थी, उसने अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा, तो अगर मेरी दूसरी पत्नी ने मेरी बेटियों का ख्याल ना रखा तो? अगर वह मेरी बेटियों के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करेगी तो मैं क्या करूँगा? बस इसी वजह से मैंने दूसरी शादी नहीं की। मुझे अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार था। मैंने अपने घर का माहौल भी एकदम मिलनसार रखा था। मैं चाहता था कि मैं और मेरी बेटियां बिल्कुल दोस्तों की तरह रहे और एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करें। पर मैं ऐसा करने में कुछ हद तक नाकाम रहा। शिवन्या तो मुझे अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी, लेकिन अनन्या ना जाने क्यों चिड़चिड़ी सी रहती थी। शुरू शुरू में तो मुझे लगा कि छोटी बच्ची है, शायद माँ की कमी महसूस करती होगी, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। जब बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। मगर यह मेरी गलत फहमी थी। वह तो बड़ी होने के बाद और भी ज़्यादा चिड़चिड़ी और ज़िद्दी बनती जा रही थी। बस उसे दुनिया में किसी चीज़ से प्यार था तो वह था उसका काम। मैंने तो सोचा कि अनन्या की शादी मैं ऐसे लड़के से करवाऊंगा जो बहुत ही खुशमिजाज हो और वह अपनी बातों से अनन्या को भी अपनी तरह खुशमिजाज बना दे, ताकि मैं अपनी बेटी के चेहरे पर वह खुशी, वह मुस्कुराहट देख सकूं, जिसे देखने की चाहत मेरे दिल में बरसों से थी। मगर अनन्या ने मेरे इस अरमान पर भी पानी फेर दिया और हमेशा की तरह इस बार भी मैंने अनन्या के इस फैसले के आगे हार मान ली थी। मैंने उसकी बात मान तो ली थी, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये बात मैं सोहन से करूँगा तो कैसे? क्या कहूँगा उसे कि अनन्या तुम्हें पसंद करने लगी है? आज हीरालाल की बहुत याद आ रही थी। अगर हीरालाल जिंदा होता तो सोहन से बात कर लेता कि उसे रिश्ता मंजूर है या नहीं। सोहन हमारे नौकर हीरालाल का बेटा है और वह बहुत ही नेक दिल इंसान है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। हीरालाल हमारे यहाँ नौकरी करता आया है। वह पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाता था। हीरालाल कहने को तो मेरा नौकर था, लेकिन वह मेरे लिए किसी दोस्त से कम नहीं था। मेरी जिंदगी में सुख हो या दुख, मैं हीरालाल से बात कर ही अपना दिल हल्का करता था। लेकिन फिर मेरा वह हमदर्द भी मुझे छोड़कर चला गया। सोहन जब 10 साल का था कि तभी अचानक से एक दिन हीरालाल स्वर्ग सिधार गया और हीरालाल की पत्नी सोहन को जन्म देते समय ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। हीरालाल अपने छोटे से बच्चे को लेकर मेरे घर रहता था। घर और बच्चा दोनों वह अकेले ही संभालता था। सोहन जब 3 साल का था तभी सोहन गिर गया और उसकी आवाज़ चली गई। बस उस दिन से लेकर आज तक सोहन कभी एक शब्द नहीं बोला था। मैंने हीरालाल से वादा किया था कि सोहन को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपना वादा निभाया भी। सोहन को मैंने हमारे साथ हमारे घर में ही रखा था और मुझे उसकी उतनी ही परवाह थी जितनी की अपनी बेटियों की। मैं सोहन को भी पढ़ाकर आगे बढ़ता देखना चाहता था, लेकिन सोहन तो अपने बाप की तरह ही अपनी ज़िंदगी हमारी सेवा में ही गुजारना चाहता था। आज मैंने सोच लिया था कि ऑफिस जाते वक्त मैं सोहन से उसके और अनन्या के रिश्ते की बात कर लूँगा। वैसे तो मुझे उसका जवाब पता ही था, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द वह मेरे हुक्म की तरह मानता था। लेकिन मैंने कभी उसे अपना नौकर नहीं माना था। वह मेरे लिए मेरे घर का एक मेंबर ही था, जैसे मेरी बेटियां थीं। वह भले ही मेरी बात को सर आंखों पर चढ़ाकर मान लेता हो, लेकिन मेरे लिए उसकी पसंद नापसंद जानना उतना ही ज़रूरी था जितना कि मैं अपनी दोनों बेटियों का जानता। मैं रास्ते में सोहन से अनन्या के बारे में बातें करना शुरू कर दिया, ताकि मैं जान सकूं कि अनन्या को लेकर सोहन की क्या राय है। फिर बातों बातों में मैंने उसे अनन्या और उसके रिश्ते के लिए बात की, तो वह एकदम से चौंक गया और फिर इशारों से बताने लगा कि मैं अनन्या मेम साहब से कैसे शादी कर सकता हूँ। मैं तो उनके लायक भी नहीं हूँ, कहाँ वह मालकिन और कहाँ मैं नौकर। उसकी इस बात पर मैंने उसे डांट कर कहा कि यहाँ मालिक और नौकर की बात कहाँ से आ गई, और मैंने कभी तुम्हें अपना नौकर समझा है क्या? मेरी इस बात पर वह एकदम से चुप हो गया और फिर मैं अनन्या की जिद के बारे में उसे बताया। लेकिन मैंने उसे यह भी कहा कि वह रिश्ता अपने मन से स्वीकार कर सके तो ही करे, उस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है।
मेरी इस बात पर उसने अपना सर झुका लिया और मैं उसका जवाब समझ गया। ऑफिस पहुंचते ही मैंने अनन्या को अपने केबिन में बुलाया और उसे कहा, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तब अनन्या ने कहा, पापा कोई ख़ास बात है क्या? अगर अर्जेंट ना हो तो हम घर पर बात कर लेते हैं, अभी मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है। मैंने दिल में सोचा, इस लड़की को अपने काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर सोचा, ज़िंदगी के ऐसे फैसला जल्दबाजी में ना किया जाए, इसी में भलाई है। तब तो अनन्या चली गई, लेकिन रात को खुद ही मेरे कमरे में आई और कहने लगी, पापा आपको मुझसे क्या बात करनी थी? मैंने उसे कहा कि आज मैंने सोहन से बात की है, लेकिन एक बार अगर सोहन और तुम दोनों बात करके यह फैसला लेते हो तो अच्छा होता। सोहन की हाँ सुनते ही अनन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई और वह मुस्कुराकर बोली, पापा मेरी डिमांड सिर्फ इतनी ही थी कि मुझे घर के नौकर से ही शादी करनी है। अगर सोहन को कोई ऐतराज नहीं है और उसको हाँ है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अनन्या की इस बात पर मैंने सर हिला दिया और फिर वह अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं अनन्या के बारे में सोचने लगा कि ना जाने इस लड़की को क्या हो गया है। इसकी सुई हर बार एक ही बात पर अटक जाती है कि वह नौकर से ही शादी करेगी। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और मैंने महसूस किया कि गुजरते वक्त के साथ अनन्या की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने आकर मुझसे कहा कि मैं जल्दी से जल्दी सोहन से शादी करना चाहती हूँ, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। अनन्या की बात ने मुझे हैरान करके रख दिया था। पहले तो वह शादी करने को तैयार ही नहीं हो रही थी और अब जब तैयार हुई है तो इतनी जल्दी मचा रखी है। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि इसे हो क्या गया है। खैर मैंने सोहन से कहा कि तुम मुझे आखिरी बार बताओ कि मैं शादी की तारीख पक्की करूं या ना। सोहन ने इशारे में कहा कि आप जब चाहे जैसे चाहे यह शादी कर सकते हैं। मैं पंडित जी को शादी की तारीख निकलवाने के लिए घर बुलवाया और उन्होंने 2 दिन बाद मंगनी और अगले हफ्ते बाद शादी की तारीख निकाल दी। अगले हफ्ते बाद की शादी की तारीख सुनकर अनन्या बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं इस शादी के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। अगर आपको मंजूर हो तो मंगनी के 2 दिन बाद मैं यह शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर पंडित जी और सोहन दोनों मेरी तरफ देखने लगे। अनन्या की इस बात पर मुझे बहुत ही गुस्सा आया कि इस लड़की में शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। हर बार अपना ही फैसला सुनाने लगती है और शादी की इतनी भी जल्दी क्या है? आखिर यह इतनी बेचैन क्यों है शादी के लिए? लेकिन आज तक मैंने अपनी बेटी के हर फैसले पर हामी भरी थी, तो उसका यह फैसला भी मुझे मानना ही था। इस बात पर मैंने सोहन की तरफ देखा तो उसने भी इशारों से बताया कि उसे जल्दी शादी करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। रिश्ता तय करने के बाद मैं शादी की तैयारी करने लगा और फिर वह दिन भी आ गया जिस दिन अनन्या की शादी थी। मेरे घर में पहली शादी हो रही थी, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता था। लेकिन अनन्या ने पहले ही कह दिया था कि मेरी शादी सादगी से होगी, इसलिए हमने शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं किया और इस तरह अनन्या और सोहन की शादी हो गई। वैसे तो सोहन में ऐसी कोई कमी नहीं थी जो मैं सोचता कि वह मेरी बेटी के लायक नहीं है। बस दिल में एक बात चुभ रही थी कि काश सोहन बोल पाता। एक बात की खुशी भी थी कि सोहन से शादी करने के बाद अनन्या मेरी आंखों के सामने ही रहेगी। अनन्या की शादी होते ही मेरे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया था क्योंकि मैं अपनी एक जिम्मेदारी पूरी कर चुका था। अब शिवन्या की शादी की जिम्मेदारी बाकी थी, लेकिन अभी तो वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी, इसलिए मुझे उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। रात को जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो मेरी आंखों के सामने सारा मंजर घूम रहा था कि ना जाने अनन्या ने ऐसा फैसला क्यों लिया था। पहले तो शादी करने को ही तैयार नहीं हो रही थी और जब तैयार हुई तो एक ही जिद पर अड़ी थी कि जब शादी करूंगी तो नौकर से ही करूंगी। ना जाने इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है। खैर मैं अपना सर झटक दिया और सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह जब सोकर उठा तो देखा कि अनन्या बहुत खुश लग रही थी, जबकि सोहन दुखी लग रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें कैसी लगी? तब उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर झुका लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उससे कोई गलत सवाल कर लिया, इसलिए मैंने बात को बदलते हुए कहा, सोहन अनन्या रिश्तों के मामले में अभी नासमझ है, लेकिन धीरे धीरे वह समझ जाएगी। बस तुम्हें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। मेरी बात सुनकर सोहन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई तो मेरे दिल को भी तसल्ली हो गई कि चलो मेरे बच्चे खुश हैं।
तो जैसे मुझे इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। थोड़ी देर बाद जब अनन्या ऑफिस जाने के लिए निकल रही थी, तो मैंने उसे कहा, बेटा, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है। कुछ वक्त अपने पति के साथ गुजार लो, फिर चली जाना ऑफिस। मेरी बात का जवाब देते हुए अनन्या ने कहा, पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ है तो वह मेरा काम है, मेरी पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इतना कहते ही उसने आवाज़ लगाई, सोहन, जल्दी गाड़ी निकालो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अनन्या को इस तरह से सोहन को आवाज़ देते हुए देखकर मैं तो चौंक गया। पहले की बात और थी, लेकिन अब तो सोहन उसका पति था, पर अनन्या तो आज भी उसके साथ इस तरह बात कर रही थी जैसे उसकी शादी सोहन से हुई ही ना हो और सोहन सिर्फ उसका एक ड्राइवर हो। पूरा दिन मेरा इसी सोच में गुजर गया कि आखिर मेरी बेटी के दिल में चल क्या रहा है। शाम होते ही जब दोनों वापस घर आए तो मैंने सोहन से पूछा, बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है ना? देखो सोहन, यह सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं बाप होकर भी आज तक अपनी बेटी को समझ नहीं पाया हूँ, और फिर तुम तो इसी घर में रहते हो। तुमसे तो कुछ भी ना छुपा है कि अनन्या का स्वभाव कैसा है। मेरे इतने सारे सवालों का जवाब सोहन ने एक छोटे से इशारे से दिया। उसने इशारे से कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। सोहन के जवाब से दिल को तसल्ली मिली कि जैसा मैं सोच रहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह अनन्या की शादी को एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन एक हफ्ते बाद अनन्या ने मुझसे कहा, पापा, मैं और सोहन अब अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। यह सुनकर तो मुझे एक और झटका लगा कि मेरी बेटी, जो अपने पापा को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहती थी, वह शादी के एक हफ्ते में ही मुझसे दूर होकर अपने घर जाना चाहती है। वैसे तो मैंने पहले से ही अपनी दोनों बेटियों के लिए अलग अलग घर खरीद रखे थे, क्योंकि मेरे पास जो भी था मेरी दोनों बेटियों का ही तो था। ये महलों जैसा आलीशान घर, गाड़ियाँ और कारोबार, सब कुछ मेरी बेटियों के लिए ही तो था। लेकिन फिर दिल को यह समझाकर तसल्ली दी कि अभी अभी शादी हुई है तो हो सकता है कि शायद इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए, और फिर वो घर कौन सा दूर है, पास वाले घर में ही तो जा रहे हैं। मैंने अगले ही दिन उनका सारा सामान पास वाले घर में शिफ्ट करवा दिया। अगली सुबह जब मैं सोहन को देखा तो उसके चेहरे की रंगत ही उड़ गई थी। मैंने सोहन से पूछा, क्या बात है सोहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह मुझे कुछ बताता उससे पहले अनन्या ने उसे आवाज़ देकर अपने घर में बुला लिया और सोहन घर के अंदर चला गया। मुझे तो पहले ही दिन से कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता था, अब तो शादी हो चुकी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मेरी बेटी का सोहन के प्रति जो रवैया था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन मैं बिना बताए जब अपनी बेटी के घर चला गया तो वहाँ मैं अपनी बेटी को सोहन से ऐसी बात करते हुए सुना जिसे सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं सोच में पड़ गया कि मेरी बेटी इतनी मतलबी कैसे हो सकती है। उसने अपने मतलब के लिए एक गरीब की ज़िंदगी खराब कर दी, और सोहन उसका तो मैं क्या कहूँ, एक बार भी उसने अपनी जुबान से उफ़ तक नहीं किया। अपनी मालकिन का इतना भी क्या वफ़ादार होना कि अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरी बेटी सोहन से कह रही थी, देखो सोहन, हमारी शादी सिर्फ़ एक दिखावा है और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में किसी को कुछ भी पता चले। अगर मैं तुमसे शादी करने की जिद नहीं करती तो पापा आज नहीं तो कल मेरी शादी किसी न किसी से करवा ही देते, और मैं अपने पापा और इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे लिए मेरा घर, परिवार और मेरा काम ही सब कुछ है। तो तुम मेरी यह बात याद रखना कि यह शादी का नाटक जो हम कर रहे हैं, यह राज हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। मेरी बेटी के मुंह से यह सब सुनकर मैं तो कुछ पल के लिए एक जिंदा लाश की तरह वहां खड़ा रहा। कुछ देर बाद जब पैरों में जान आई तो चुपचाप बिना उनसे मिले अपने घर वापस चला आया। घर आकर सोचने लगा कि ना जाने अनन्या की परवरिश में मैंने कहाँ गलती कर दी है, जो उसे अपने मतलब के आगे कुछ दिखता ही नहीं। कुछ और दिन गुजरे तो मैंने देखा कि अब सोहन ने अनन्या के साथ ऑफिस जाना छोड़ दिया था। उसका चेहरा ऐसे मुरझा गया था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो। आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ गए थे। चेहरा थका थका सा लग रहा था। हमारे घर में हर चीज मौजूद थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, मगर फिर भी शादी के बाद सोहन बहुत कमजोर होता जा रहा था। इससे अच्छा तो वह शादी से पहले था। आज अनन्या अकेली ही ऑफिस गई हुई थी।
इसलिए मैंने सोचा कि सोहन से पूछता हूँ कि उसे इस घर में किस चीज़ की कमी है और उसकी इस कमजोरी की वजह क्या है। लेकिन आज भी मैं कुछ नहीं जान पाया, क्योंकि सोहन मेरी इस बात का जवाब ना में सर हिलाकर दे रहा था। मैंने फिर भी उस पर जोर डालकर पूछने की कोशिश की और उसे कहा, सोहन, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे और तुम्हें कुछ हो गया तो ऊपर जाकर मैं अपने दोस्त हीरालाल को क्या जवाब दूंगा। अपने पिता का नाम सुनते ही सोहन की आंखें भर आई और वह मेरे सीने से लग गया और अपने कमरे में चला गया। मैं भी अपने घर वापस आ गया, लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाया, क्योंकि अब मुझे सोहन की फिक्र सताने लगी थी। सोहन की बिगड़ी सेहत मुझे सोने नहीं दे रही थी, और मैं सोता भी तो कैसे। अभी तो उन दोनों की शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और सोहन अधमरा सा हो गया था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और सोहन से कोई बात पता नहीं चल पाई थी। इसलिए मैंने अपनी छोटी बेटी शिवन्या को वापस घर बुला लिया। शिवन्या अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहती थी और अब शिवन्या ही थी जो मेरी मदद कर सकती थी। इन दिनों शिवन्या की छुट्टियां चल रही थी और वह घर आई थी। घर आते ही वह भी सोहन को देखकर बिल्कुल वैसे ही हैरान हो गई जैसे मैं था। मैंने उसे अनन्या और सोहन की शादी को लेकर सारी सच्चाई बता दी और उसे यह भी कहा कि मुझे शक है कि सोहन की इस हालत की जिम्मेदार कहीं अनन्या तो नहीं। इस पर शिवन्या ने कहा कि यह जानने के लिए पहले तो सोहन के सारे टेस्ट करवाने होंगे, तभी हकीकत का पता लगाया जा सकता है। जिस तरह के जवाब सोहन ने मुझे दिए थे, वह सीधे सीधे तो टेस्ट करवाने से रहा। इसलिए अगले दिन जब अनन्या ऑफिस के लिए निकल गई, तब मैंने सोहन की चाय में नींद की गोली मिला दी और फिर शिवन्या ने उसके टेस्ट के लिए सारे सैंपल ले लिए। अगले दिन जब रिपोर्ट आई तो मैं और शिवन्या दोनों ही चौंक गए। सोहन के जो सैंपल लिए गए थे, उससे यह बात पता चली कि सोहन ड्रग्स का सेवन कर रहा है। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? सोहन ने तो चाय को छोड़कर कभी बीड़ी सिगरेट को भी हाथ नहीं लगाया था, तो ड्रग्स कैसे ले सकता था? इस बात पर मैं तो क्या, शिवन्या भी श्योर थी कि सोहन ड्रग्स को कभी भी हाथ नहीं लगाता है। लेकिन अगर सोहन खुद ड्रग्स नहीं लेता था, तो उसके खून के सैंपल में ड्रग्स आया कहाँ से? अब तो मेरे शक की सुई सिर्फ एक इंसान की तरफ जा रही थी, और वह थी मेरी बेटी अनन्या। क्योंकि जब से सोहन और अनन्या की शादी हुई थी, तब से ही सोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। सोहन की बिगड़ती हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। इसलिए मैंने सोच लिया कि आज मैं इस राज को जानकर ही रहूंगा। मैं शिवन्या से कह दिया कि आज सोहन को बेहोशी की दवा देकर अपने घर में ही रखना, और रात को अनन्या के आने से पहले मैं सोहन के कपड़े पहनकर अपनी बेटी के कमरे में सो गया और अपना चेहरा चादर से ढक लिया। अनन्या जब घर पहुंची तो उसे ऐसा लगा कि सोहन अपनी बिगड़ती तबीयत की वजह से सो चुका है। आज मैंने सोच लिया था कि मुझे सब कुछ अपनी आंखों से देखना है कि आखिर माजरा क्या है। मैं चुपचाप लेटा रहा और फिर जब रात के 2 बजने वाले थे, तब मुझे घर में किसी और के आने की भी आवाज़ सुनाई दी। मैंने थोड़ी सी चादर हटाकर देखने की कोशिश की, तो यह देखकर मेरी जान निकल गई कि घर में कोई तांत्रिक खड़ा था और मेरी बेटी अनन्या के हाथ में एक इंजेक्शन था। शायद वह वही ड्रग्स का होगा जो सोहन के खून में पाए गए थे। जैसे ही मेरी बेटी मुझे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ी, मैं तेजी से उठ गया और जोर का थप्पड़ अपनी बेटी के गाल पर दे मारा। सोहन की जगह मुझे देखकर अनन्या की तो जैसे जान ही निकल गई। मुझे देखते ही अनन्या चीख पड़ी, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बिना उसके सवाल का जवाब दिए मैंने उससे पूछा कि पहले तुम मुझे बताओ कि आखिर यह सब क्या है। अभी तक अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया था। इससे पहले शिवन्या भी सोहन को नींद की दवा देकर आ चुकी थी। शिवन्या ने भी आते ही सवाल कर दिया कि यह सब क्या है दीदी? आप क्यों सोहन की जान लेना चाहती हो? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? तब अनन्या ने सारी हकीकत शुरू से बताई कि वह कॉलेज टाइम से ही एक लड़के को पसंद करती थी और वह लड़का भी अनन्या को पसंद करता था। लेकिन दोनों की यह मर्जी थी कि पहले कैरियर सेट करेंगे, फिर शादी। दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने अपने कैरियर में सेट हो गए थे। इसलिए वादे के मुताबिक दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। अनन्या ने कहा, पापा, इससे पहले कि मैं आपको अमर से मिलवाती, वह मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले गया था। अमर की माँ को यह रिश्ता मंजूर था, लेकिन उससे पहले वह हम दोनों की कुंडली मिलाना चाहती थी।
मैं जब अपनी कुंडली उनको भेजी तो उन्होंने इस रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया, यह कहकर कि मेरी कुंडली में बहुत ही बड़ा दोष है, जिसकी वजह से मेरी शादी के दूसरे ही दिन मेरे पहले पति की मौत हो जाएगी। मैं अमर को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं आपसे जिद करने लगी कि अगर मैं शादी करूंगी तो नौकर से ही करूंगी, क्योंकि मैं जानती थी कि सोहन के आगे पीछे उसका पूछने वाला कोई नहीं है, तो ज़्यादा हंगामा नहीं होगा और फिर सोहन की मौत के बाद मैं अमर से शादी कर लूँगी। लेकिन मेरी और सोहन की शादी के बाद जब सोहन की मौत नहीं हुई तो मैं डर गई कि कहीं अमर की माँ उसकी शादी किसी और से ना करवा दे। इसलिए सोहन को रास्ते से हटाने के लिए मैं इस तांत्रिक बाबा की मदद ली और उनकी विधि को पूरा करने के लिए मुझे सोहन को बेहोश करना पड़ता था। इसलिए मैं सोहन को बाबा की दी हुई दवाइयों के इंजेक्शन लगा दिया करती थी ताकि वह विधि पूरी होने तक बेहोश रहे, और आज भी मैं वही इंजेक्शन लगाने जा रही थी। लेकिन उससे पहले आपको सारी बात पता चल गई। तब शिवन्या ने कहा, दीदी यह कोई बाबा तांत्रिक नहीं है और यह आपको जो बेहोशी की दवा देता है वह कोई दवा नहीं है, बल्कि एक ऐसा ड्रग्स है जिसे खाकर इंसान धीरे धीरे अपने आप ही मर जाता है। और आपके इसी ड्रग्स देने की वजह से सोहन अधमरा सा हो गया है। आज मेरा दिल तो कर रहा था कि मार मार कर अपनी बेटी को भी ऐसा ही अधमरा कर दूं जैसा सोहन हो गया है। कैसे वह अपने मतलब के लिए सोहन की जान लेने को भी तैयार हो गई है। लेकिन फिर शिवन्या ने कहा, पापा इंसान इस हद तक तभी जा सकता है जब वह खुद किसी बीमारी का शिकार हो। मैंने शिवन्या से पूछा, मतलब क्या है तुम्हारा? तब उसने मुझे बताया कि दीदी शायद डिप्रेशन का शिकार हो गई है। अमर को खोने के डर ने उनके दिमाग पर इतना दबाव डाल दिया है कि वह खुद डिप्रेशन की मरीज हो चुकी हैं, और ऐसे में मरीज या तो खुद की जान दे देता है या फिर किसी और की जान ले लेता है। दीदी को इलाज के साथ साथ प्यार की भी ज़रूरत है, जो उन्हें सिर्फ अमर दे सकता है। शिवन्या की बातें सुनने के बाद मैं तुरंत ही अमर के घर फ़ोन किया और उसकी माँ को मिलने की गुजारिश की। मैंने अमर की माँ से कहा कि भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिंदगी देना और लेना सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मेरी अनन्या की कुंडली में यह लिखा था कि उसका पहला पति शादी के दूसरे ही दिन मर जाएगा, तो सोहन की मौत शादी के दूसरे ही दिन हो जानी चाहिए थी। लेकिन सोहन का जिंदा होना यह साबित करता है कि कुंडली से भी बढ़कर इस दुनिया में कोई है, और वह है भगवान। मेरी बातें अमर की माँ की समझ में आ गई और वह अनन्या और अमर की शादी के लिए राजी हो गई। लेकिन उन दोनों की शादी से पहले मैंने सोहन और अनन्या का कानूनी तौर पर तलाक करवा दिया और शिवन्या ने अनन्या और सोहन दोनों का इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों ठीक हो गए। ठीक होते ही अनन्या ने सबसे पहले सोहन से और मुझसे माफ़ी मांगी। सोहन ने तो उसे एक ही पल में माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया, क्योंकि अनन्या ने अपने मतलब के लिए सोहन की जान लेनी चाहिए, और अगर कहीं सोहन को कुछ हो जाता तो मैं ऊपर जाकर हीरालाल को क्या जवाब देता। मुझे तब तक चैन नहीं आएगा जब तक मैं सोहन के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश नहीं कर लेता। लेकिन उससे पहले शिवन्या अपनी फाइनल एग्ज़ाम खत्म होते ही सोहन को अपने साथ अमेरिका ले गई, जहां शिवन्या ने उसकी सर्जरी कराई। अब सोहन पूरी तरह से ठीक हो गया था और बोल भी सकता था। सोहन को बोलते हुए देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी, लेकिन शिवन्या मुझसे भी ज़्यादा खुश हो रही थी। अमेरिका से लौटते ही शिवन्या ने अपने दिल की बात मुझे बताई कि वह सोहन को पसंद करने लगी है और उसके साथ शादी करना चाहती है। इस पर मैंने सबसे पहले सोहन की राय जानना चाहा, क्योंकि पहले ही अनन्या की वजह से मैं शर्मिंदा हो चुका था। लेकिन सोहन ने जब अपनी जुबान से कहा कि वह भी शिवन्या को पसंद करता है, तो मैं निश्चिंत हो गया। अब मैंने अनन्या को भी माफ़ कर दिया। शिवन्या ने सोहन से शादी करने का फैसला लेकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। मैंने अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से कर दी और अब दोनों ही अपने अपने पति के साथ अच्छी ज़िंदगी बिता रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।